हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हम लोग आपके लिए 75 दिन का रिवीजन का कोर्स लेके आ रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। इसमें हम लोग एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट दोस्तों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे। आज 11 मार्च है, हमारा पॉलिटी का क्लास नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बरनवाल है। मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मीन्स 2020 में और यूपीपीसीएस का मीन्स 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए आप शेड्यूल क्या रहेगा हम लोग का 75 दिन का। तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग जो है 11 मार्च से लेके 17 मार्च तक पॉलिटी करेंगे। फिर 18 मार्च से लेके 24 मार्च तक हम लोग इकोनॉमी करेंगे। 25 मार्च से 31 मार्च तक हम लोग इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। 1 से 7 अप्रैल तक हम लोग साइंस एंड टेक करेंगे। 8 से 15 अप्रैल तक ज्योग्राफी करेंगे। 16 से 22 अप्रैल तक हिस्ट्री और 23 से 29 अप्रैल तक करंट अफेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको डेली 1 बजे दोपहर में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा और क्लास डेली आपको अपलोड 1 बजे दोपहर में कर दिया जाएगा। तो 11 से 17 मार्च तक हम लोग दोस्तों पॉलिटी का क्लास करेंगे। ठीक है उसके बाद 1 मई से लेके 20 मई तक तो हम लोग को देखिए 29 अप्रैल तक हम लोग का पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा। फिर 1 से 20 मई तक हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे अच्छे से। ठीक है तो आप लोग को करना क्या है, साथ साथ क्लास को डेली रिवाइज करना है। और ये तो हमारा दिन का हो गया। रात में हम लोग आपके लिए 7:30 से लेके 10:30 तक ये 3 घंटे का क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग करंट अफेयर डेली 1 आवर का करते हैं। उसके बाद सी सेट हम लोग डेली 30 से 35 मिनट का करेंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू जो होगा प्रीलिम्स का उसको भी 30 से 40 मिनट करेंगे। और डेली हम आपको प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते हैं डेली, वो भी 30 से 40 मिनट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो वीक है इसमें रात में आपका एक क्लास चल रहा है, जिसमें साइंस एंड टेक का पोर्शन जो बचा हुआ है वो हम लोग कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑलरेडी हमने आपको पॉलिटी एक बार पढ़ा दिया है, इकोनॉमी पढ़ा दिया है, एनवायरनमेंट पढ़ा दिया है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ा दिया और करंट अफेयर हमारा चल रहा है। साइंस एंड टेक का भी हमने 40% सिलेबस के आसपास कर लिया, जिसमें हमने एनर्जी को आपको पढ़ा दिया, डिफेंस हमने पढ़ा दिया है, आपको स्पेस पढ़ा दिया है। ठीक है, और अभी हम लोग आईसीटी दोस्तों कर रहे हैं। ठीक है, और हमने बायोटेक भी आपको पढ़ा दिया है। तो धीरे धीरे करके साइंस एंड टेक भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने ये सारा चीज़ कर लिया। ये जो हमारा 11 मार्च से लेके 17 मार्च तक जो क्लास है दोस्तों, उसमें हम लोग पॉलिटी को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे सर की। ये मेरे पास 6th एडिशन है, आपके पास 6th एडिशन है, 7th एडिशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी एडिशन है काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे और डेली आपका जो है 1 बजे आपका मंडे टू फ्राइडे, ये जो सप्ताह के 5 दिन है, डेली आपका 1 बजे दोपहर में क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। और सैटरडे और संडे को हम लोग लाइव क्लास करेंगे रिवीजन का, थोड़ा सा वो लंबा होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का टारगेट है एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का। आपका काम ये है कि जो चीज़ को पढ़ाया जाता है उसको आप खुद से 2-3-4 बार रिवाइज कर लीजिए पढ़ाने के बाद, ताकि आपको बाद में फिर रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम निकालना ना पड़े। साथ ही साथ आप रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिए, चैप्टर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो आपका कौन सा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे। डेली आपका मंडे टू फ्राइडे जो क्लास होगा वो 2 से 2.5 घंटे का होगा और सैटरडे संडे थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तरफ इंग्लिश का पीडीएफ है, एक तरफ हिंदी का पीडीएफ। आप शांत अच्छे से मन लगा के ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ब्रिटेन जब भारत आया था 1600 में, ठीक है, तो वो एक व्यापारी के रूप में आया था। ठीक है, और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो आया था ब्रिटेन। ठीक है, तो जब वो आया था तो उसको भारत में व्यापार करने का पूरा रूप से आज़ादी दिया गया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को आज़ाद। और कौन दिया था अधिकार? ये उस समय की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ।
ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो ब्रिटेन ने भारत पे अपना प्रभुत्व जो है कैप्चर करना चालू किया, और 1764 में जो बैटल ऑफ हमारा बक्सर हुआ, उसके बाद उसको जो है इलाहाबाद का संधि हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके बाद उसको दीवानी राइट मिल गया, ठीक है। तो जब उसको दीवानी मिल गया, दीवानी का मतलब होता है कि जो राजस्व है, ठीक है, जो राजस्व है, और दीवानी, दीवानी मतलब जो जस्टिस है, सिविल जस्टिस, उस पर उसका पूरा कंट्रोल हो गया, खासकर कहाँ पे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी उसको मिल गया, ठीक है। तो धीरे धीरे जो कंपनी पहले व्यापार करने आती थी, धीरे धीरे उसको राजस्व और न्याय का पावर उसको मिल गया। उसके बाद वो कंपनी जो है 1858 तक जो है शासन करी, 57 तक। उसके बाद ब्रिटेन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी, उसके बाद उसका रिवोल्ट हुआ, उसके विरोध में हम लोगों ने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद फिर जो पावर जो है वो चला गया ब्रिटेन की महारानी के पास। वही अब जो है भारत में डायरेक्ट कंट्रोल करने लगे, उसको हम लोग क्राउन रूल बोले। और वो फिर रानी का शासन 1858 से लेके जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ 15 अगस्त 1947 तक वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। तो जैसे ही आज़ादी हम लोग को मिला, फिर हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और हम लोग जो है संविधान सभा बना, जो हमारा कैबिनेट मिशन था 1946 वाला, उसके तहत हमारा संविधान सभा दोस्तों का निर्माण किया गया 1946 में। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अस्तित्व में आया। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हालांकि हम लोग का ब्रिटेन का शासन हमारे तक था, तो हम लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं अपना कानून ये सब, या जो भी हम लोग का नीति है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका कुछ ना कुछ हम लोग को अंग्रेज़ से लिया गया है, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है फाइनली, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन उसके पहले बहुत ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन जो है भारत को गवर्न करने के लिए, शासन करने के लिए अलग अलग जो है चीज़ लेके आया। तो उसको हम लोग क्रोनोलॉजी के हिसाब से, कालानुक्रम के अनुसार जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पता है कि कंपनी का जो शासन हुआ वो 1773 से लेके 1858 तक हुआ। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके बाद जो पावर है वो रानी के हाथ में चला गया। फिर रानी का शासन हो गया, हमारा सम्राट का शासन 1858 से लेके 1947 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के शासन के बारे में, ठीक है। तो कंपनी ने शासन किया 1773 से लेकर 1858 तक। तो कंपनी सबसे पहले लेके आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसलिए लाया गया क्योंकि उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी, तो उसको रेगुलेट करना ज़रूरी था, भ्रष्ट हो चुकी थी, इसीलिए ये लाया गया, ठीक है। तो ये कानून जो है 1773 वाला इसलिए भी महत्व था क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटेन सरकार जो है वो रेगुलेट करेगी, ठीक है। और पहली बार जो है कंपनी का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या कार्य है वो पहली बार उसको जो है पहचान मिला। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है मान्यता मिला कि कौन कौन सा कार्य कंपनी का पॉलिटिकल कार्य है और कौन कौन सा कार्य कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है। तो आप देख रहे हो कि कहीं अब ऊपर से जो है कंट्रोल किया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की तरफ से, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये जो है न्यू रखा भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये न्यू रखा, ठीक है। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो अगर हम देखें कि 1773 का जो कानून है उसमें क्या क्या विशेषता है, तो इसने क्या किया, जो बंगाल का पहले जो गवर्नर था उसको उपाधि दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको जो है कहा गया, ठीक है। और उसके अंदर जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक 4 सदस्य का कार्यकारी परिषद जो है गठन किया गया। तो पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का नींव रखा गया, मतलब जो हमारा बंगाल का गवर्नर था उसके अधीन कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसके नीचे कर दिया गया, उसके ऊपर हमारा बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। पहले ये जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास का वो अलग अलग काम करता था, लेकिन अब जो है वो बंगाल के गवर्नर के अधीन जो है वो काम करने लगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बना है 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और भी जज थे। और एलिजा एम्पे जो था वो पहला चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का, जो बना था 1773 एक्ट में, ठीक है। उसके बाद पहले कंपनी का जो नौकर लोग था, जो अधिकारी था, वो अलग से कुछ अपना प्राइवेट ट्रेड भी करता था। प्राइवेट ट्रेड का मतलब अपना खुद का भी सामान जो है वो सामान खरीदता था। एक तो कंपनी ट्रेड करती थी ब्रिटेन के साथ, और जो कंपनी का नौकर लोग होता था वो लोग भी भारत के व्यापारियों से सामान खरीद के और फिर इंग्लैंड में बेचता था। ये अपना प्राइवेट ट्रेड, इसको बोलते हैं प्राइवेट ट्रेड। तो जब देखा गया कि कंपनी नुकसान हो रहा है लेकिन कंपनी का जो सर्वेंट है उसको फ़ायदा हो रहा है, तो इसका मतलब करप्शन हो रहा है, इसीलिए 1773 एक्ट में कंपनी
के सर्वेंट्स को जो है प्रोहिबिट कर दिया गया कि वो जो है अब निजी व्यापार नहीं करेगा। साथ ही साथ वो भारत के लोगों से उपहार और रिश्वत भी लेने पे उस पर प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अब जो है कंपनी पे कंट्रोल कर लिया, और साथ ही साथ कंपनी को चलाने के लिए, हर कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है जो कंपनी को गवर्न करता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसको ब्रिटेन के सरकार ने ये बोला कि जो भी आपका रेवेन्यू, राजस्व, सिविल, ठीक है, जो भी आपका रेवेन्यू मतलब राजस्व, सिविल मतलब नागरिक, और डिफेंस का जो भी मिलिट्री का अफेयर है, उसके बारे में जानकारी आपको ब्रिटेन के सरकार को बतानी पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं कि 1773 एक्ट में पूरा पावर जो है ब्रिटेन सरकार अपने अंदर ले रही है, और कंपनी का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, और बंगाल का जो गवर्नर है उसको पावर दिया गया है। ये मोटा मोटा समझ में आया। चलिए, उसके बाद 1781 का जो है हमारे पास अमेंडिंग एक्ट आया। ठीक है, क्योंकि 1773 वाला जो एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी, तो उसको दूर करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो 1781 में अमेंडिंग एक्ट लाई, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो जो भी एक्ट हमारा आ रहा है, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो या फिर 1781 वाला अमेंडिंग एक्ट हो दोस्तों, सारा ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा लाया जा रहा है। तो अगर हम 1781 का अमेंडिंग एक्ट देखेंगे तो इसने क्या किया दोस्तों कि जो हमारा गवर्नर जनरल था बंगाल का, और जो उसका काउंसिल था जो हम लोगों ने बनाया था 1773 एक्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर कर दिया गया। मतलब कोई भी गवर्नर जनरल कुछ भी काम करेगा, काउंसिल कुछ भी काम करेगा ऑफिशियल ड्यूटी में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर आएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे कंपनी के वो थे, नौकर लोग थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर भी आ गए, क्योंकि वो भी जो कुछ काम करेंगे ऑफिशियल काम, तो वो भी कंपनी के सुप्रीम कोर्ट के दायरे के क्षेत्राधिकार से उनको भी मुक्त कर दिया गया। तो मतलब अब जो है पावर दिया जा रहा है आपको गवर्नर जनरल को, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, सर्वेंट को भी पावर दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसको अब कवर नहीं करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, रेवेन्यू का मैटर हो या कोई भी मैटर हो जो राजस्व से रिलेटेड है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं देखेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, एडमिनिस्ट्रेशन भी पावर उसके पास गया। ठीक है, और रेवेन्यू का भी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट से चला गया। साथ ही साथ ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बना है, तो जितने भी निवासी कलकत्ता में हैं सारे पे जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्चस्व रहेगा। उसका जो है सुप्रीम कोर्ट का जो पावर रहेगा वो कलकत्ता के सभी निवासियों पे रहेगा। ठीक है, और ये बोला गया कि जो हिंदू हैं उसको हिंदू के कानून से सज़ा मिलेगा, और जो मुस्लिम है उसको मुस्लिम के कानून से, मोहम्मदन कानून से जो है उसके पे कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी प्रोविंशियल कोर्ट होता था, प्रांतीय जो कोर्ट होता था, उससे जो भी आपको अपील किया जाता था उसके विरोध में, तो वो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके पास जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, घटा रहा है। हम लोग 1773 में बना तो दिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 1781 में सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो हम उसको क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, और पावर किसको दे दिए, गवर्नर जनरल को दे दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। ठीक है, लेकिन कंपनियों पे पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का घट गया, लेकिन कलकत्ता के जो निवासी थे, जो भारतीय थे, उन पे सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल बढ़ गया। ये आप देख रहे हो स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन जो तीसरा में। उसके बाद गवर्नर जनरल को हम लोगों ने पावर दिया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट के लिए और काउंसिल के लिए रूल्स रेगुलेशन ला सकता है। मतलब गवर्नर जनरल का भी हम लोग पावर जो है धीरे धीरे करके बढ़ा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 17 जो है हमारा। तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसने क्या किया, देखो पहले क्या था कि पॉलिटिकल काम और कमर्शियल काम, मतलब जो आपका राजनीति का काम है या व्यापार का काम है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो जो है आपका एक ही संस्था करता था। ठीक है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, लेकिन अब बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो वाणिज्यिक काम, कमर्शियल काम करेगा। ठीक है, और उसके और प्लस जो पॉलिटिकल काम करने के लिए, राजनीतिक काम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ पॉलिटिक्स का जब काम करता था तो उसके लिए एक संस्था बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वो बनाया गया, और वो भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में ही था, लेकिन दो संस्था अलग अलग बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डबल गवर्नमेंट जो है लेके आया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। दो चीज़ हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, उसको पावर दे दिया गया कि कोई भी कंपनी का सिविल का मैटर हो या जो कोई भी मिलिट्री का मैटर हो, ठीक है, जो आपका ब्रिटेन का जो पोजीशन था, वो ब्रिटेन का जो भी एरिया था इंडिया में जो कंट्रोल वो किया था, तो उस पर जो भी सिविल का मैटर, जो भी मिलिट्री का मैटर हो, वो सारा चीज़
पे पावर दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि वो जो है उसको सुपरवाइज करेगी। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है था 2 मामलों में थोड़ा इम्पोर्टेंट था। पहला कि पहली बार कंपनी का बोल पहली बार जो भारत में एरिया था ब्रिटेन का, वो पहली उसको बोल दिया गया कि वो एरिया ब्रिटेन का है। पहली बार ये किया गया कि जो कंपनी का एरिया इंडिया में था उसको बोल दिया गया वो अब ब्रिटेन का एरिया है, कंपनी का एरिया नहीं है, ठीक है। और दूसरी बार कि ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी पे और भी कंट्रोल जो है चालू कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बना के कि वो जो है पॉलिटिकल मैटर को देखेगी। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। फिर जो था 1786 में एक्ट आया, इस समय हमारा बताया कॉर्नवालिस था, तो कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल जो है बनाया गया। तो उसने बोला कि भाई देखो हम गवर्नर जनरल तभी बनेंगे बंगाल का जब तुम हमारा 2 डिमांड एक्सेप्ट करेगा। तो कॉर्नवालिस ये बोला कि भाई देखो हमको सबसे पहले ना ज़्यादा पावर चाहिए ताकि हम मेरा जो काउंसिल है, काउंसिल कुछ भी बोले तो उसके जो फैसले को हम जो है रिजेक्ट कर दें। स्पेशल सिचुएशन में, विशेष मामलों में हमको जो है अपने काउंसिल का, अपने जो परिषद का निर्णय को रिजेक्ट करने का हमारे पास पावर होना चाहिए। और दूसरा बोला कि हम जो है सेनापति भी होंगे, हम गवर्नर भी होंगे और सेनापति भी होंगे। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बोली ठीक है। तो फिर उसी को लागू करते हुए 1786 में हमारा 1786 का एक्ट आया, जो कॉर्नवालिस का ऊपर का जो 2 डिमांड था उसको मान लिया गया। फिर जाके हमारे पास जो है चार्टर एक्ट आया 1793 का, ठीक है। तो इसका क्या क्या विशेषता था? तो पहला ये था कि जो हमारा कॉर्नवालिस था उसको पावर दे दिया गया कि जो भी कॉर्नवालिस का जो भी काउंसिल है, ठीक है, उसके डिसीजन को गवर्नर जो जनरल है, जो भी बंगाल का जो गवर्नर है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, गवर्नर जनरल रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये पावर जो था अब गवर्नर जनरल को सिर्फ बंगाल वाले को नहीं दे दिया गया, बल्कि ये भी बोल दिया गया कि जो मद्रास और हमारा बॉम्बे का भी गवर्नर जनरल है वो भी अपना काउंसिल का डिसीजन को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को और भी पावर दे दिया गया कि जो भी बॉम्बे का गवर्नर जनरल था, जो भी मद्रास का गवर्नर जनरल था, उसके ऊपर बंगाल का जो है और भी ज़्यादा पावर हो जाएगा गवर्नर जनरल का, ठीक है। साथ ही साथ जो कंपनी का मोनोपोली था कि कंपनी ही व्यापार करेगी, उसका मोनोपोली को 20 साल और भी बढ़ा दिया गया कि सिर्फ कंपनी ही मोनोपोली मतलब व्यापार करेगी। साथ ही साथ ये बोल दिया गया कि जो कमांडर इन चीफ है, जो सेनापति है, हम बोल सकते हैं कमांडर इन चीफ मतलब समझ लो जो सेनापति है ब्रिटेन का, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति है, ठीक है, वो गवर्नर जनरल का काउंसिल का सदस्य तब तक नहीं होगा जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया कि जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य होंगे और जो भी स्टाफ होगा उसको अब पैसा ब्रिटेन नहीं देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देगा, अब उसको पैसा भारत से मिलेगा। मतलब अब भारत को और भी वो लोग नोचने के लिए तैयार हो गया, और भी पैसा भारत से लूटो। अब जो भी सैलरी वैलरी ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा, सारा चीज़ अब इंडिया की सरकार उसको देगी, मतलब इंडिया से लिया जाएगा सैलरी के रूप में पैसा। इसी को बोला गया बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ये एक एग्जाम्पल है धन का निकासी का, एक एग्जाम्पल जिसको दादा भाई नौरोजी ने रखा है, ठीक है। उसके बाद चार्टर एक्ट, अगर हम 1813 के बारे में देखें तो 1813 में चार्टर एक्ट ने क्या किया कि जो कंपनी का व्यापार का जो मोनोपोली था इंडिया में कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ब्रिटेन की और भी कंपनी इंडिया के साथ व्यापार नहीं करेगी, वो ख़त्म कर दिया गया। अब क्या किया गया कि अब जो है व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, और भी ब्रिटेन की जितनी कंपनियां हैं वो भी करेगी। मतलब भारत को और भी लूटने की तैयारी चालू होने लगी, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति था, और वो लोग चाहते थे कि अपना सामान इंडिया में बेचें। तो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें व्यापार में मोनोपोली था, एकाधिकार था, तो वो फिर डिमांड की कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो का मोनोपोली जो है वो ख़त्म किया जाए, और बहुत सारे ब्रिटेन की कंपनियों को जो है दिया गया मोनोपोली व्यापार करने का जो है अधिकार दिया गया। तो और भी भारत को लूटने की वो लोग तैयारी कर चुके थे, ठीक है। लेकिन चाय और चाइना को छोड़ के, कि चाय के साथ चाय का अगर व्यापार करना है और चाइना के साथ अगर व्यापार करना है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली होगा, बाकी चीज़ों में मोनोपोली जो है ख़त्म हो गया, और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को ये रास्ता खोल दिया गया कि वह भारत के साथ जो है व्यापार करे, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला गया कि ब्रिटेन की जो महारानी है, जो सम्राट है, उसका जो है वो संप्रभुता है, ब्रिटेन के जो राजा को जो है संप्रभुता बोला गया कि वो उसका पावर है इंडिया के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ जो ईसाई धर्म के क्रिश्चियन मिशनरी थे उसको भारत में आके धर्म परिवर्तन करने का जो है पावर दे दिया गया। मतलब धर्म परिवर्तन तो नहीं बोलेंगे, इनलाइटनिंग का मतलब होता है कि प्रबुद्ध करना, ज्ञान बढ़ाना। लेकिन वो ज्ञान नहीं बढ़ाते थे, बल्कि हम लोग को हिंदू से क्रिश्चियन में या मुस्लिम से क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन, जो पाश्चात्य शिक्षा है, उसको व्यापार करने के, उसको बढ़ाने के लिए
प्रबंध किया गया और बोला गया कि 1 लाख रुपया जो है हम हर साल ब्रिटेन जो है इंडिया में देगी। साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारा स्थानीय सरकार है, उसको टैक्स लेने का पावर दे दिया गया। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति टैक्स अगर नहीं देगा तो लोकल गवर्नमेंट उसको पनिश भी करेगी। ऐसा बात 1800 हमारा जो 13 का चार्टर एक्ट था उसमें दोस्तों बोला गया। चार्टर एक्ट समझ रहे हो, तो ये सारा चीज़ है। चार्टर का मतलब होता है अधिकार देना। तो आप देख रहे हो यहाँ भी जो है ब्रिटेन की कंपनियों को अधिकार दी गई है ना। चलो फिर हम देखेंगे 1800 यहाँ से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे हो गया है। अब देख लीजिएगा, इसको बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। फिर उसके बाद देखिए 1833 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, तो ये देखो अब क्या किया गया। पहले आप देख रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है और जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको और भी पावर दिया जा रहा है और बॉम्बे और मद्रास का पावर गवर्नर जनरल का घटा दिया जा रहा है। तो 1833 एक्ट में क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया और पूरा सेंट्रलाइजेशन और केंद्रीकृत जो है शासन किया जाने लगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चार्टर एक्ट है 1833 का, वो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में या अधिनियम निर्णायक था, फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन करने का भारत में ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, तो कैसे, तो इसने क्या किया, जो हमारा गवर्नर जनरल था बंगाल का उसको भारत का गवर्नर जनरल बोल दिया गया। ठीक है, और उसमें जितने भी सिविल मतलब नागरिक और जो भी मिलिट्री सैन्य पावर था, सैन्य पावर और मिलिट्री पावर सारा उसको नागरिक और सैन्य पावर दे दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल को पूरे भारत का जो एरिया है उस पर पूरा वर्चस्व हो गया। किसका, वो भी गवर्नर जनरल किसका, बंगाल का गवर्नर जनरल, जो आगे चल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया 1833 में। मतलब बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर जनरल था उसका पावर ख़त्म कर दिया गया। तो इसने क्या किया, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल का जो पावर था कानून बनाने का, याद रखिए कानून बनाने का, वो ख़त्म कर दिया गया। और गवर्नर जनरल का जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको पावर दे दिया गया कि पूरे भारत में वो कहीं भी चाहेगा तो कानून बना सकता है। ठीक है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर अभी भी मद्रास और हमारा बॉम्बे वाले को होगा, गवर्नर जनरल को, लेकिन उसको कानून बनाने का पावर ख़त्म करके पावर दे दिया गया भारत का जो गवर्नर जनरल जो इंडिया बन गया। कौन बना, जो बंगाल वाला था। ठीक है, पहले क्या था कि जो पहले का जितने भी कानून थे उसमें कोई भी कानून बनता था तो उसको हम लोग बोलते थे रेगुलेशन, लेकिन अब जो भी कानून बनेगा नए नए एक्ट में उसको एक्ट बोल दिया गया। फिर क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो मोनोपोली पहले ही ख़त्म कर दिए थे, लेकिन व्यापार तो वो कर ही रहा था चाय और चाइना के साथ, प्लस इंडिया में भी व्यापार कर रहा था। मोनोपोली ख़त्म करिए ना, लेकिन व्यापार तो कर ही रहा था, याद रखिए। तो 1813 एक्ट में हम लोगों ने मोनोपोली को ख़त्म किया, उसका व्यापार करने का अधिकार को नहीं छीना। ठीक है, तो अब कर दिया, लेकिन अब क्या किया गया 1833 एक्ट में बोल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब व्यापार नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्य करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करेगी। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कमाने का साधन ख़त्म हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वो। इसलिए अब देखोगे कि अब जो है जब इंडिया के लोग जब डिमांड करेंगे कि हमको सिविल सर्विस में जो है आप रिक्रूटमेंट करवाइए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी विरोध करेगी, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही पैसा कमाती थी। और वो क्या करती थी, ब्रिटेन के लोगों को बोलती थी आओ हम भारत में आपको जॉब देते हैं सिविल सर्विस में, बदले में आप हमको करप्शन दो, पैसा दो। इसीलिए क्या किया गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली जब ख़त्म हो गया, व्यापार ऊपर सब खत्म हो गया, अधिकार, तब जो है वो नहीं चाहते थे कि भारत के लोग जो है प्रशासन में आए। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्रिटेन का जो है पैसा कमाने का जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो विरोध करती थी। ठीक है, समझ गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के दोस्तों रह गई। 1833 एक्ट में कोशिश किया गया कि जो सिविल सर्विस होगा उसके लिए खुला जो है प्रतियोगिता करवाएंगे ताकि भारत के लोग भी उसमें रहेंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत विरोध की, उसका कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था बहुत उसको विरोध किया। तो ये जो 1833 वाला कानून में जो बोला गया खुली प्रतियोगिता होने का, वो लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए अब हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे और भी कंट्रोल जो है ब्रिटेन बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, जो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, उसको और भी ज़्यादा पावर दोस्तों दे दिया गया। ठीक है, तो कैसे, तो पहले देखिए, आप देखिए 1833 एक्ट में क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको इंडिया का बनाया गया
और उसको लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने का पावर जो दे दिया गया पूरे इंडिया में, तो उस पर जब बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, तब क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ का जो काउंसिल था उसका लेजिस्लेटिव कार्य को अलग कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव कार्य को अलग कर दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल पहले दोनों काम करता था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेकिन धीरे धीरे उसका जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ गया, बोझ बढ़ गया, तो अलग अलग कार्य को कर दिया गया। तो जो लेजिस्लेटिव कार्य करेगा उसके लिए हम लोगों ने 6 सदस्य का, 6 मेंबर का एक जो है आपका 6 नए पार्षद को और उसमें जोड़ा गया और उसको विधान पार्षद कहा गया, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा गया। ठीक है। और गवर्नर जनरल को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका नाम दे दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। तो पहले जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था दोनों काम करता था, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें कुछ लोगों को जोड़ा गया और बोला गया कि ये लोग मिल के जो है आप कानून वानून बनाएगा, और उसी संस्था को बोल दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। तो ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था, भारत एक केंद्रीय विधान परिषद था। ठीक है। इसी में आप क्या होगा, धीरे धीरे भारत के लोग बोलेंगे कि हमको भी इसमें शामिल करो, क्योंकि भारत के लिए हम भी आप कानून बनाना चाहते हैं। क्योंकि ब्रिटेन क्यों कानून बनाएगा, ब्रिटेन के लोग क्यों कानून बनाएगा, है ना, अंग्रेज लोग। ठीक है। तो ये इसको जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट भी दोस्तों कहा गया, और वो उसी तरह से काम करती थी जिस तरह ब्रिटेन की जो दोस्तों पार्लियामेंट काम करती थी, वो वही प्रक्रिया अपनाती थी जिस तरह से ब्रिटेन की सरकार जो है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट वो करती थी। ठीक है। और इसके काम को करने के लिए उसके पास जो भी अधिकारी की ज़रूरत पड़ती थी, जो भी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती थी, वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिया गया। तो 1833 एक्ट में कोशिश किया गया कि हम लोग जो है ओपन कंपटीशन लेके आएंगे ताकि इंडिया के लोग भी पार्टिसिपेट करें। और ये इंग्लैंड जो है अपने इच्छा से नहीं ला रहा है, भारत के लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमको खुला प्रतियोगिता लाओ, तभी ला रहा है। इंग्लैंड कोई दूध का धुला हुआ और ये मतलब दयालु नहीं था। ठीक है। मगरमच्छ था, मगरमच्छ। ठीक है। तो अब क्या गया, ओपन कंपटीशन लाया गया क्योंकि इंडिया के लोगों ने इसका डिमांड रखा, तो खुली प्रतियोगिता लाया गया। ठीक है। और इंडिया का जो सिविल सर्विस था उसको जो है, जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस थे, कोवेनेंटेड का मतलब होता है विशिष्ट सिविल सेवा, विशिष्ट मतलब जो टॉप लेवल का था। इसके पहले भी भारत के लोग सिविल सेवा में जा सकते थे, लेकिन लोअर लेवल पे, चपरासी के लेवल पे, ग्रुप डी के लेवल पे। लेकिन भारत के लोग बोले भाई हमको तो हायर लेवल में भेजो, हायर माने कोवेंटेड मतलब सिविल सर्विस में भेजो, विशिष्ट सिविल सेवा में तो भेजिए। तो उसके लिए जो है ये इनके लिए भी खोल दिया गया, भारत के लोगों के लिए भी ये खोल दिया गया। और उसके लिए मैकाले समिति भी बना, बहुत बदमाश आदमी था ये, 1854 में बना। ये बोलता था कि इंडिया के लोग जो है जॉब करने के लिए लायक है ही नहीं, बहुत करप्ट होते हैं। लेकिन उसके लिए अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया जिसका नाम था कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, वाज अपॉइंटेड किया गया 1854 में, ताकि भारत के लोगों को भी उसमें भागीदारी बढ़े। और ये इसलिए लाया कि भारत के लोग विरोध करते थे। फिर कंपनी का जो शासन था वो बढ़ाया। अब कंपनी तो उसका पावर तो ख़त्म हो गया व्यापार करने का, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन का पावर को उसको बढ़ा दिया गया ताकि वो ब्रिटेन के रानी के जो है विश्वास में वो भारत को रूल करेगा, भारत को गवर्न करेगा। लेकिन ये नहीं बोला गया कि कोई टाइम पीरियड होगा। पहले तो बोला गया 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, लेकिन अब बोला कि कोई टाइम पीरियड नहीं होगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है ब्रिटेन भारत में, वो कभी भी ख़त्म कर दिया गया, किया जा सकता था। उसका इंडिकेशन, उसके बारे में जो है थोड़ा सा बता दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया। जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें जो कानून बनाता था उसको हम लोगों ने बोल दिया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब अब जो है प्रांतों से भी उसमें सदस्य हो सकते थे। पहली बार आगरा, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास से कुछ लोगों को, 4 लोगों को, एक एक प्रांत से एक लोगों को, 4 लोगों को जो है गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें उन लोगों को शरण दे दिया गया। और ये 4 लोग कौन होंगे वो इंग्लैंड जो है खुद डिसाइड करता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो खुद डिसाइड करती थी। ऐसा नहीं है कि आगरा और बॉम्बे और मद्रास वाले जिसको चाहेंगे उसको भेज देंगे। लेकिन फिर भी लोकल रिप्रेजेंटेशन लाया गया क्योंकि अब प्रांतों से भी लोग जो है आते थे। सिर्फ आपका बंगाल से ही नहीं आएगा बल्कि प्रांतों से भी आपका जो है आते थे। ठीक है। ये हो गया 1833 का एक्ट। उसके बाद आपको पता है कि बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गया। ठीक है। हम लोगों ने 1857 की क्रांति की। ठीक है। तब फिर हम लोग को चॉकलेट देने के लिए ब्रिटेन बोली कि अब हम जो है आपसे अच्छा से शासन करेंगे इंडिया में, आपको गुड गवर्नेंस देंगे। तो ये सारा चीज़ बोला गया। तो उसके लिए फिर अब जो है
रानी का शासन हो गया, ताज का शासन हो गया 1858 से लेके 1947 तक। तो उसके लिए अलग अलग कानून लाया गया। तो पहला जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद ये जो है लाया गया, इसीलिए इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। किसको? 1857 की क्रांति को, या इसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। इस कानून को रानी बोली कि ये जो है एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया है। वो स्वीकार की हम लोग जो है बढ़िया से कानून शासन नहीं कर रहे थे, इसलिए 1857 की क्रांति हुई। अब जो है हम भारत में बढ़िया से शासन करेंगे और भारत के लोगों का ख्याल रखेंगे। बस चॉकलेट दे रही है कि लो बेटा चॉकलेट खाओ, ठीक है। और बोला गया इसको कि एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो ख़त्म कर दिया गया और पूरा जो है पावर है वो ब्रिटेन की राजशाही को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कि वो सारा चीज़ आप देखेगी, चाहे वो टेरिटरी का मामला हो, एरिया का मामला हो, या फिर राजस्व या रेवेन्यू का मामला हो, सिविल मिलिट्री सारा पावर जो है दे दिया गया कंपनी किसको, रानी को, ताज को, ठीक है। अगर हम देखें कि क्या क्या इसका विशेषताएं हैं, तो देखो सबसे पहले ये बोला कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था 1833 में, है ना, जो बेंटिक था, अब उसका पोजीशन को चेंज करके, उसका नाम को चेंज करके बोल दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया। और ये जो वाइसराय होता था वो कौन होता था? वो ब्रिटेन का जो राजा होता था उसका जो है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट उसका प्रतिनिधि होता था। वही जो है बनाता था कि ये वाइसराय बनेगा। वो आता था ब्रिटेन की रानी की तरफ से आता था, जो उसको जिसको वो चुन के भेजती थी, ठीक है। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के पहले जो है वाइसराय थे, ठीक है, वाइसराय बने, ठीक है। तो साथ ही साथ जो हम डबल गवर्नमेंट लेके आए थे, डबल गवर्नमेंट कब लेके आए थे? पिट्स इंडिया एक्ट में लेके ले आए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही का वही पावर ही नहीं रहा। तो फिर हम डबल गवर्नमेंट बना के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना के करेंगे क्या, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये था ब्रिटेन वाइसराय बनाए, फिर हम लोगों ने एक और पद बनाया जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? भारत के राज्य सचिव। तो राज्य सचिव का पद भी किया गया। ये क्या करता था कि ब्रिटेन का जो प्रशासन था, इंडिया में जो भी प्रशासन था उसके ऊपर पूरा कंप्लीट कंट्रोल जिसके पास था वो कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? देखो वाइसराय तो रानी की तरफ से आता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन के कैबिनेट की तरफ से दोस्तों आता था। ब्रिटेन का कैबिनेट का वो एक सदस्य था, मतलब एक मंत्री होगा ये, ठीक। और ये जिम्मेदारी था, और ये जिम्मेदार था किसके प्रति? उत्तरदायी था। ये रानी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, अंततः उत्तरदायी किसके प्रति था? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के प्रति। और वाइसराय किसके प्रति उत्तरदायी था? अंततः वो रानी के प्रति उत्तरदायी था। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था ब्रिटेन इंडिया के ऊपर। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए 15 लोगों का काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों बनाया गया। 15 सदस्य परिषद बनाया गया। किसको? भारतीय सचिव की सहायता के लिए, जो एक सलाहकार परिषद था। और इस परिषद का अध्यक्ष कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, जो हमारा पोस्ट क्रिएट किया गया, ठीक है। साथ ही साथ एक और संस्था बनाया गया जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ठीक है। एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है भारतीय राज्य की सचिव की परिषद का भी गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, ठीक है, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। तो अगर मुकदमा करना है भारत और इंग्लैंड में, तो एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। ये भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का इसको अधिकार दिया गया, और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। तो हम बोल सकते हैं कि 1858 का जो कानून था वो लार्जली हम लोग देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया। इन लोगों ने और भी कुछ में चेंज नहीं किया, कि किस तरह से अंग्रेज़ जो है और भी कंट्रोल तरीक़ा से वो भारत पे कैप्चर करेगी। ये और भी कुछ तरीक़ा से कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ प्रशासनिक कार्य को ज़्यादा उसने चेंज किया, ठीक है। फिर अब देखेंगे हम 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, भारत का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों? 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटेन को ये लगा कि क्यों ना अगर हम भारत के लोगों को अगर हम कानून बनाने में सहयोग साथ लेते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि पहले इंग्लैंड जो कानून बनाता था वो खुद से ही ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनता था, इंग्लैंड भारत के लोगों का कोई भी उसमें रोल नहीं था। तो उसको लगा, ब्रिटेन को लगा कि अगर हम भारत के लोगों को, कुछ लोगों को अगर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में स्थान दे दें, इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है जो बना था हमारा 1853 एक्ट में, अगर उसमें हम लोग स्थान उसको दे दें तो फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, इंडिया के लोग जो है दब जाएंगे और क्रांति फिर से
नहीं करेंगे। इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 2-3 लाया गया, एक 61 में, एक 92 में और 1909 में। पर्पस यही था कि भारत के लोगों का जो है सहयोग लेना आवश्यक है, ऐसा उनको लगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि 1861 एक्ट में क्या किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इस एक्ट में ये किया गया कि अब इंडिया के लोगों को बोला गया कि वो भी जो है भारत के लॉ मेकिंग प्रोसेस मतलब कानून निर्माण में उनको सहयोग देंगे। इसके लिए हम लोगों ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया। ठीक है, नॉमिनेट का मतलब होता है नॉन ऑफिशियल मतलब इनको जो है नॉमिनेट किया गया। ऑफिशियल मतलब हो जाएगा कि इलेक्शन नहीं होता था, नॉमिनेशन किया गया इन 3 लोगों को। किसको? तो वाइसराय के जो हमारा लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कानून बनाने वाला जो काउंसिल था, जिसको इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, उसमें उसको स्थान दिया गया 3 लोगों को। किसको? तो बनारस का राजा और पटियाला का जो है महाराज और दिनकर राव, ये 3 लोगों को स्थान दिया गया 1862 में। लॉर्ड कैनिंग का जो उस समय वाइसराय थे, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया और इनको बोलते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल का मेंबर है मतलब उनका इलेक्शन नहीं हुआ, उनका नॉमिनेशन हुआ। ठीक है, तो 3 भारतीय लोगों को वाइसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, याद रखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी परिषद नहीं है। ठीक है, उसके बाद पहले हमने देखा कि इसके पहले क्या हुआ कि पूरा पावर क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल के अंदर दे दिया गया। लेकिन ये बाद में महसूस किया गया कि भाई अगर एक गवर्नर में पावर दे दोगे और बाकी को कमज़ोर कर दोगे तो क्रांति इसीलिए बढ़ गया। अगर गवर्नर बंगाल के गवर्नर को पावर होता, बिहार के होता, और भी लोगों को जब होता, ठीक है, मद्रास के लोगों को, बिहार तो उसमें बना नहीं था, मद्रास के लोगों को, तो क्रांति इतना तेज़ी से बढ़ता नहीं और पहले ही दबा देते। इसलिए क्या किया गया, अब जो पावर हम लोगों ने बॉम्बे और मद्रास से लेजिस्लेटिव पावर दोस्तों ले लिया था, ठीक है, पहले वाले कानून में, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था 1773 में और 1833 में हम लोगों ने इसे लेजिस्लेटिव पावर भी पूरा ख़त्म कर दिया गया। वो पावर दोबारा से बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी, जो गवर्नर जनरल था, उसको हम लोग विधायी पावर, कानून बनाने का पावर दे दिए गए। ठीक है, समझ में आया। और ये पावर और भी बढ़ते गया और उनको और भी पावर दिया गया प्रांतों को, और ये पावर 1937 में बहुत ज़्यादा जाके बढ़ गया था। 1935 एक्ट में और भी ज़्यादा इसको पावर बढ़ गया था, प्रांतों को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया था। इंटरनल ऑटोनॉमी, आंतरिक स्वायत्ता बहुत ज़्यादा दे दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने नया लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रांतों में भी बनाया, क्योंकि अब प्रांत को अब हम लोग विकेंद्रीकरण करेंगे। पावर अब केंद्र के में नहीं रहेगा, सब बंगाल में और सब ऊपर से नहीं होगा, प्रांतों को भी पावर देंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया। ठीक है, विधान परिषद का गठन बनाया ताकि वो प्रांत जो है अपने हिसाब से अपने प्रांत में कानून बना ले। इनके लिए हम लोगों ने बंगाल में 1862 में NWF मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो आपका सिंध विंध का एरिया है, और 1886 में और 1897 में पंजाब में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए। ठीक है, उसके बाद वाइसराय को ये पावर दे दिया गया कि वो जो है, जो हमारा काउंसिल है, जो हम लोगों ने अभी काउंसिल बनाया है था 1853 में, और उसको फिर उसमें भारत के लोगों को शामिल किए थे, तो उस काउंसिल को रेगुलेट करने के लिए जो वाइसराय है वो खुद से कानून जो है बना सकता था। ठीक है, वाइसराय क्या करता था, कानून बना सकता था। प्लस जो अलग अलग मंत्रालय उभर के आया, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, जैसे गृह मंत्रालय है, ये मंत्रालय है, वो मंत्रालय है, वो इसी एक्ट में दोस्तों 1861 वाले काउंसिल एक्ट में वो लाया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब एक समझ लो कि मंत्रालय टाइप का सिस्टम। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसको 1859 में लेके आया। इसके तहत जो वाइसराय था, वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वो कि अलग अलग डिपार्टमेंट का जो क्या था, वो था हेड, है ना, एक एक डिपार्टमेंट का। लेकिन फाइनल जो पावर था वो किसका था, वाइसराय को ही पावर था। ठीक है, साथ ही साथ वाइसराय जो था उसको पावर दे दिया गया कि वो अध्यादेश जो है वो भी ला सकता है आपातकाल। ठीक है, जब होगा तो बिना काउंसिल की संस्तुति के मतलब बिना काउंसिल से पूछे जो है वो अध्यादेश लाया जा सकता था। और जो भी वो अध्यादेश लाएगा उसका जो कार्यकाल होगा वो कितना था, 6 महीने का होता था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें भी क्या किया जाएगा, भारत के लोगों को शामिल करवाया जाएगा और भी संख्या इनकी बढ़ाई जाएगी। तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि 3 लोगों को शामिल किया, अब बोला कि और भी लोगों को शामिल करेंगे। तो इसने क्या किया 1892 वाला कानून में, क्योंकि देखो उनको चॉकलेट देना था कि चलो भाई उन लोग मांग रहे हैं आज़ादी, स्वराज, ये दे रहा है, ये मांग रहा है, ये दे रहा है। ये तो होता है ना कि अब जब कोई छोटा बच्चा होता है उसको वो चॉकलेट खिलौना मांगते हैं वो घर में अपने माँ बाप से,
मम्मी पापा से, तो घर वाले उसको चॉकलेट दे देते हैं, चलो ठीक है। तो उसी तरह से कुछ किया गया, लेकिन ये तो प्यार से देते हैं, लेकिन अंग्रेज़ तो बदमाश था साला। तो 1892 में जो कानून आया गया उसमें ये किया गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, मतलब जिनका इलेक्शन नहीं होता था, उनकी संख्या को और भी बढ़ा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वाइसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, और जो प्रोविंशियल मतलब जो प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था, जो हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा। लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी किसका था, लेकिन मेजोरिटी किसका था, ऑफिशियल का, मतलब जिसका, ठीक है। तो हालांकि नॉन ऑफिशियल का संख्या बढ़ा दिया गया, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी जो था उनकी संख्या को, मेजोरिटी को रखा गया, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। जो हमारा नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे दोस्तों, उसको मतलब वोटिंग ये सब का कुछ उतना पावर नहीं होता था, और जो ऑफिशियल मेंबर होते थे उनको पावर अधिक होता था। तो अंग्रेज़ क्या किया गया, जो ऑफिशियल लोग होते थे ऑफिशियल मेजोरिटी अपने पास रखा, नॉन ऑफिशियल वाले को मेजोरिटी उतना नहीं दिया, दोनों में, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। हालांकि उनकी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत जो है सरकारी सदस्यों का ही रहता था, ठीक है। साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, उनको पावर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाया गया, और उनको ये बोला कि जो बजट है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, और जो है आप क्वेश्चन भी बजट पे पूछ सकते हैं, कार्यपालिका पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे जिनका नामांकन होता था, उनको, उनके लिए प्रावधान किया गया कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है दोस्तों, उसमें कुछ लोगों को वाइसराय जो है वो नॉमिनेट करेगा। तो खुद से नहीं, कुछ लोगों को जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मतलब प्रांत में जो विधान परिषद थी उनके सलाह पे, और बंगाल चैम्बर ऑफ जो कॉमर्स था उनके सलाह पे, कुछ लोगों को जो हमारा वाइसराय है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे, और कुछ लोगों को जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, म्यूनसिपाल्टी है, ज़मींदार से, उनके सलाह पे गवर्नर जो होगा, ठीक है, गवर्नर जो होगा वो आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रांतों में जो है वो करेगा। तो वाइसराय को थोड़ा सा ये पावर दे दिया गया कि आपका जो है प्रांतों के सलाह पे या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सलाह पे कुछ लोगों को वाइसराय का जो इंडियन लेजिस्लेटिव या इंपीरियल लेजिस्लेटिव या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में वाइसराय नॉमिनेट करेंगे, और कुछ लोगों को गवर्नर नॉमिनेट करेगा, कहाँ पे, प्रांतों में जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहाँ पे, और किसके सलाह पे, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ज़मींदार, म्यूनसिपाल्टी और ये सब के सलाह पे करेगा। ऐसा जो है प्रावधान किया जाने लगा। तो हालांकि देख रहे हो कि इलेक्शन टाइप का कुछ तरीका हो रहा है, तो हालांकि इलेक्शन का कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं हो रहा है, लिमिटेड इलेक्शन हो रहा है, और इनडायरेक्ट हो रहा है इलेक्शन, ठीक है। तो हम याद करिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन 1892 में हुआ था, लेकिन जो इलेक्शन शब्द था उसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा जो है कुछ अरेंजमेंट 1892 के कानून में किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1909 का एक्ट। तो 1909 का एक्ट को जो है हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से भी बोलते हैं। मॉर्ले कौन था, मॉर्ले जो था, ऐसे आप याद कर लो, सबसे पहले ऐसा आता है अल्फ़ाबेट में, फिर वी आता है, तो हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो। तो मॉर्ले पहले आएगा और मिंटो बाद में। तो मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी था, और वाइसराय जो था वो मिंटो था। तो 1909 का जो हमारा काउंसिल एक्ट आया तो उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। तो मॉर्ले कौन था, इंग्लैंड में भारत के वाइसराय था, और मिंटो कौन था, मतलब भारत का सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन, मॉर्ले, और मिंटो कौन था, वो भारत का वाइसराय था, ठीक है। तो ये किया गया, इसको, इसमें कुछ इसका बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। पहली बात आप देख रहे हो कि भारत के लोगों को संख्या बढ़ाया जाएगा, ठीक है, और कौन सा, नॉन ऑफिशियल, ठीक, नॉन ऑफिशियल मतलब जिसका नॉमिनेशन होता था, इलेक्शन नहीं, जिसका इलेक्शन होता था उसको इलेक्टेड मेंबर बोलते थे, ऑफिशियल मेंबर बोलते थे, उसको पावर अधिक होता था। लेकिन अंग्रेज चाहता था कि नॉन ऑफिशियल का, लेकिन अब पानी जो है सर से ऊपर उठने लगा था। तो अब क्या किया गया, जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, उसका संख्या दोस्तों बढ़ाया गया, चाहे वो केंद्र का बात हो या फिर प्रांतों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो। सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसमें सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दिया गया, ठीक है, और प्रांतों में भी बढ़ाया गया, लेकिन प्रांतों में एक समान नहीं बढ़ाया गया, किसी में कुछ सीट बढ़ाया गया, किसी में कुछ ना। तो उतना संख्या याद रखना है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट का संख्या 16 से 60 कर दिया गया। प्रांतों में अभी भी बढ़ाया तो गया, लेकिन यूनिफॉर्म तरीक़ा से नहीं बढ़ाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी जो है ऑफिशियल मेजोरिटी था, लेकिन प्रांतों में अब जो है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी का जो है अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी,
ठीक है, गैर सरकारी मतलब समझ लीजिए भारतीय, और जो हमारा इलेक्टेड मेंबर था वो समझ लो, मतलब जो सरकारी मेंबर था वो समझ लो ब्रिटेन की तरफ से। तो ब्रिटेन अब धीरे धीरे क्या करने लगा, उसका पावर अपना, उसको लोग, भारत के लोग बोले कि अब हमको पावर दो। तो प्रांतों में जो है बोल दिया गया कि ठीक है भाई, अब तुम इंडिया के लोग मेजोरिटी में हो सकते हैं, जो नॉन ऑफिशियल होते हैं हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कि पहले जो है क्वेश्चन पूछने का परमिशन दे दिया गया, बजट को डिस्कस करने का, लेकिन पहले क्वेश्चन दोबारा पूछने का परमिशन नहीं दिया गया था। कब? 1892 वाले में। लेकिन अब बोल दिया गया कि अब जो काउंसिल है, ठीक है, वो दोनों लेवल पे, चाहे वो सेंटर के लेवल पे हो या फिर प्रांतों के लेवल पे हो, उनका पावर जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है, और दोनों स्तरों पे। और बोल दिया गया कि आप जो है अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने उत्तर दिया, फिर मैं जब दोबारा क्वेश्चन पूछने का मेरे को परमिशन दे दिया गया। पहले कानून में बस एक ही बार क्वेश्चन था, दोबारा आप नहीं पूछ सकते हो। प्लस प्रस्ताव लाने का भी परमिशन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में के लोगों को दे दिया गया, लेजिस्लेचर को। ठीक है, पहली बार ये किया गया कि वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें भारत के लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, देखिए पहली बार जो 1800 हमारा 53 वाला जो कानून था, चार्टर एक्ट, उसमें जो है पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फिर 1861 वाला जो कानून था उसमें पहली बार हम लोगों ने अंग्रेज ने भारत के लोगों को, 3 लोगों को शामिल किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, और पहली बार 1909 वाले कानून में एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी परिषद में अंग्रेज ने भारत के लोगों को शामिल किया। तो पहले जो व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो पहले व्यक्ति थे जो लॉ मेंबर मतलब कानून सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में वाइसराय के, याद रखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यकारी परिषद में शामिल हुए। ठीक है, इसका जो एक्ट था हमारा पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाला, इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों शुरू किया मुस्लिम के लिए। ठीक है, जिसमें मुस्लिम के कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को सेपरेट इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, मतलब कोई एरिया से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही सेलेक्ट होगा, ये मुस्लिम ही खड़ा होगा और उसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो मुस्लिम मेंबर को सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे। तो इसे आप देख रहे हो कि देश को तोड़ने की धीरे धीरे जो है कोशिश किया गया। ठीक है, इस कानून ने क्या किया, जो कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता है, उसको वैधानिकता प्रदान कर दिया। इसलिए लॉर्ड हमारा जो मिंटो था, जो उस समय का वाइसराय था, उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसने और भी कोशिश किया भारत को तोड़ने का, कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन का, जमींदार का, इन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ अलग तरह का से प्रतिनिधि लाए गए, तो और भी इनको देश को तोड़िए, इस तरह से किया गया। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 वाला। ठीक है, तो ये 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया पहली बार। याद रखिए, ब्रिटेन ने बोला कि हमको जो है हम धीरे धीरे करके भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में और जेम्स फोर्ड ने डिक्लेयर किया कि हम जो है हम जो है भारत में धीरे धीरे करके क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। उत्तरदायी का शासन मतलब जो भारत के प्रति जिम्मेदार होगा, ऐसा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर लाया गया 1919 वाला, और ये जो जाकर 1921 में लागू हुआ। जो भी कानून वो सब ब्रिटेन से आ रहा था। ठीक है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको बोलते हैं। तो जिस तरह से पार्लियामेंटो को आप याद किए, उस तरह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, MC, सबसे पहले मॉन्टेगू बोलते फिर चेम्सफोर्ड। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले एस आता है, तो V। तो मॉन्टेगू कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और हमारा चेम्सफोर्ड कौन था? वो वाइसराय था भारत का। तो इस कानून का क्या क्या है, तो वही सब किया जाएगा। और भी भारत को तोड़ो, और भी प्रांतों को पावर दो। तो इसने क्या किया गया कि प्रांतों पे जो कंट्रोल था केंद्र का, वो धीरे धीरे करके और भी ख़त्म कर दिया गया, और भी रिलैक्स कर दिया गया। और इसने क्या किया कि जो भी सेंट्रल लिस्ट है, जो भी केंद्र के लिए क्या क्या काम करेगा और राज्य प्रांत क्या क्या काम करेगा, उसको जो है अलग कर दिया गया। तो केंद्रीय और जो प्रांतीय जो विषय को सूची की पहचान करके उन्हें पृथक करके राज्य पर केंद्र का नियंत्रण धीरे धीरे कम किया गया। और केंद्र और प्रांतीय जो विधान परिषद है दोस्तों, उसके सूची को अलग अलग करके उनको दे दिया गया, चलो ये केंद्र काम करेगा, ये आपका राज्य काम करेगा। ठीक है, लेकिन फिर अभी भी केंद्र सरकार के पास, मतलब सेंट्रल के पास अभी भी जो है ज़्यादा पावर था, अभी भी केंद्रीकृत था। तो लेकिन अभी भी सरकार का जो ढांचा था वो केंद्रीय था और एकात्मक था, मतलब यूनिटरी था। इसने क्या किया, एक तो इसने क्या किया कि प्रांत को क्या पावर होगा और सेंटर को क्या काम करेगा वो दे दिया गया। और फिर इसने क्या किया, जो प्रांत के पास जो विषय था उसको फिर इसने 2 पार्ट में किया। एक को बोलते हैं ट्रांसफर्ड और दूसरे को रिजर्व। पुनः 2 भाग में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। तो हस्तांतरित मतलब हस्तांतरण हो गया। तो क्या हस्तांतरण, इसमें गवर्नर जनरल तो जो था अपने मंत्री के सहयोग से
कोई भी काम करता था और उसका जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसका जो विधायी परिषद था, विधायिका का परिषद था, उसके प्रति जिम्मेदार था, उसको बोलते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, ठीक है, प्रांतों में, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जो है और उसका काउंसिल, गवर्नर जो है अपना, गवर्नर और उसका मंत्री परिषद बिना विधायिका के परमिशन से करता था, उसको बोलते थे रिजर्व सब्जेक्ट। तो और इसी को बोलते हैं डायरकी, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दोगे, ट्रांसफ़र रिजर्व। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वो होता था जो गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल जो लेजिस्लेचर के सलाह से काम करता था, उसको बोलते थे ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित। और कुछ जो है अपने से करता था गवर्नर जनरल उसका काउंसिल, उसको बोलते थे रिजर्व। तो चूँकि आप देख रहे हो कि लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, हस्तांतरित और रिजर्व, तो इसको बोलते हैं डायरकी, ठीक है। डाई मतलब होता है टू, तो डायरकी का मतलब होता है द्वैत शासन व्यवस्था। और ये जो व्यवस्था था काफ़ी हद तक क्या था, असफल रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए लाया। इसने क्या किया, बाईकैमरलिज्म लेके आया। बाईकैमरलिज्म मतलब द्विसदनात्मक। तो द्विसदनात्मक और भारत में डायरेक्ट इलेक्शन लेके आया। याद रखिए, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव जो है 1892 कानून में हम बोल सकते हैं, लेकिन जो भारत में प्रत्यक्ष कानून चुनाव हुआ, जहाँ पे भारत के जो लोग हैं वो भारत के पब्लिक जो चुनेंगे अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को, ये पहली बार जो है द्विसदनात्मक किया गया, जिसमें भारतीय जो विधान परिषद था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको दो सदन में बांट दिया गया, अपर हाउस में और लोअर हाउस में। प्रांतों में अभी कुछ नहीं किया गया। अभी कहाँ बांटा गया है, सेंटर पे जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और दोनों सदन में जो भी सदस्य होते थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा किया गया। तो डायरेक्ट इलेक्शन और द्विसदनात्मक कहाँ कब आया, ये आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, ठीक है। साथ ही साथ जो वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें टोटल 6 लोग थे। तो 6 में से एक सदस्य को पहले हम लोगों ने देखा 1919 में लॉ मेंबर को शामिल कर दिया गया, भारत के लोग। अब ये बोला गया कि अब 3 लोग जो हैं वो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय होंगे, लेकिन जो सेनापति का जो पद होता था, कमांडर इन जो चीफ होता था, उसको छोड़कर, ठीक है, वो भारतीय नहीं होगा। साथ ही साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम के लिए बढ़ा दिया गया 1909 में, उसको हम लोगों ने बढ़ा के सिख के लिए भी किया, इंडियन ईसाई के लिए भी किया, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए भी किया। मतलब भारत को अब और तोड़ने की कार्य जो है कवायद शुरू होने लगी, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोगों को ही वोटिंग का अधिकार दिया गया, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन तो अब आ गया, तो वोटिंग का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को, सीमित लोगों को। और वो भी दिया गया किस आधार पे, तो प्रॉपर्टी के आधार पे, टैक्स के आधार पे, कौन कितना टैक्स देता था, और शिक्षा के आधार पे ये दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक पोस्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द लंदन। लंदन में एक हाई कमिश्नर का पोस्ट किया गया और उसके पास वो सारे पावर दे दिया गया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो काम करता था ना, हम लोगों जो एक बनाया था संस्था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1858 के कानून में, तो वो वाला पावर अब जो कौन करेगा, हाई कमिश्नर बना दिया गया, ठीक है, उच्चायुक्त बनाया गया। जो अब पहले भारत का सचिव काम करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो काम अब भारत के उच्चायुक्त जो तो करेगा, जो लंदन में बैठेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की गई, ठीक है। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1926 में बना, जो रिक्रूट करेगा सिविल सर्वेंट को। किसको रिक्रूट करेगा, सिविल सर्वेंट को। और इसके लिए एक ली कमीशन जो है बनाया गया, ली कमीशन, ठीक है। तो ये हो गया, और 1926 में बनाने की बात की गई और फाइनली जाके 1926 में स्थापित हुई ली कमीशन, इसके लिए बनाया गया, ठीक है। अब देख रहे हो कि प्रांतों को पावर और भी ज़्यादा दिया जाने लगा। पहले 19 वाले एक्ट में हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए डायरकी लेके आए। अब हम करेंगे कि जो प्रांत का जो सब्जेक्ट है, जो प्रांत का जो बजट है, उसको हम केंद्र का बजट से अलग कर देंगे और ये बोल देंगे कि प्रांत भी जो है अपना बजट अलग से ला सकती है। तो और भी प्रांत को पावर दे दिया गया। फिर हमने बोला कि एक हम स्टैट्यूटरी कमीशन, एक वैधानिक आयोग बनाएंगे जो 10 साल बाद भारत में आएगा, इस कानून के 10 साल बाद, और देखेगा कि भारत जो है में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मतलब ये जो कानून बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो किस तरह से काम कर रही है, उस पर रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो 1919 में कानून बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 10 साल के बाद जो है एक कमीशन भेजेगा 1929 में, लेकिन कमीशन जो आया साइमन कमीशन, वो 1927 में आया, 2 साल पहले ही आ गया वो कमीशन। क्यों आया, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय शासन था, वो ब्रिटेन में उस समय क्या था, इलेक्शन था, तो वो चाहता था कि हम भारत के प्रति बढ़िया दिखें, कि ब्रिटेन जो है वो भारत के प्रति थोड़ा क्या है, अच्छा है,
क्योंकि अब क्या था, इंग्लैंड में भी बहुत सारे लोग डिमांड करने लगे थे कि क्यों जो है तुम वहाँ पे इंडिया में शासन कर रहा है, ठीक है, तुमको क्या अधिकार है। तो भारत के प्रति अच्छा दिखने के लिए वो क्या किया, साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही भेज दिया गया, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में क्या था, इलेक्शन था। तो साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन में टोटल 7 लोग थे, ठीक है, और सातों लोग जो है अंग्रेज़ थे, और वो देख रहे थे कि भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे काम कर रहा है। लेकिन भारत के लोगों ने विरोध किया साइमन कमीशन, क्योंकि वो ये बोले कि साले तुम हमारे लिए देख रहे हो और तुम इस कमीशन में एक भी आदमी तुम हमारे शामिल नहीं किए हो। तो भी कमीशन ने जब अपना इसको बहुत विरोध हुआ, लाल लाजपत राय जो है इनके विरोध में किए, लेकिन साइमन साला जो बदमाश था उन पे जो है क्या विरोध करने के समय जो हमारा ये था जो सॉन्डर था दोस्तों, वो अटैक करवा दिया, लाठीचार्ज हुआ, फिर दुर्भाग्यवश लाल लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये हमारा है। फिर जो है साइमन ने अपना रिपोर्ट दिया 1927 में, और रिपोर्ट के अनुसार इसने ये बोला कि जो डायरकी तुम लेके आए हो 1919 कानून के तहत, उसको तुम प्रांतों में ख़त्म करो, प्रांत में डायरकी को ख़त्म करो, ठीक है, जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर वाला बात किया गया था। और बोला कि डायरकी को जो है तुम सेंटर पे लेके आओ, केंद्र पे लेके आओ। फिर इसने बोला कि फिर एक फेडरेशन लेके आओ ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें प्रांत होगा और ब्रिटेन का जो प्रोविंस होगा और प्रिंसली स्टेट इसके सदस्य होंगे। और इसने बोला कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है, उसको और भी जारी करो, और भी बढ़ाओ, और भी भारत को तोड़ के रख दो। और ये बोला कि ब्रिटेन जो है ब्रिटेन की जो सरकार है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन बुलाएगा कि साइमन ने जो रिपोर्ट दिया है उस पर डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और उसी डिस्कशन के आधार पे वाइट पेपर लाया गया ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, एक श्वेत पत्र तैयार किया गया संवैधानिक सुधार पे, और वही श्वेत पत्र जो है आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनी, ठीक है। चलिए, तो कम्युनल, उसके बाद देखिए कम्युनल अवार्ड क्या था। तो 1932 में क्या था, जब गांधी जी आपका, जब साइमन हमारा ये हुआ था गोल में सम्मेलन 1931 में, तो मिलने के लिए गए थे, तो गांधी जी तो वहाँ पे जो हमारा लॉर्ड इरविन था, ठीक है, लॉर्ड इरविन, और उसमें जो भी हमारा ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था साला मैकडोनल्ड 1932 वाला, तो उसने ये बोला कि और भी कम्युनल, और भी भारत को हम तोड़ेंगे, इसके लिए कम्युनल अवार्ड जो है वो लेके आया, जिसको बोलते हैं हम लोग सांप्रदायिक अवार्ड। इसमें यह बोला गया कि जो सिख है, जो ईसाई है, वो ईसाई जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, वो कहाँ से खड़ा होगा, एक ही एरिया से खड़ा होगा, और उसको सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही वोट करेगा। तो इस तरह से वो किया गया। शेड्यूल कास्ट के लिए भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। लेकिन गांधी जो थे इसके विरोध में बहुत थे, ठीक है। उन्होंने जो है यरवदा जेल में हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल किया, आमरण अनशन, फिर जाके BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ, और ये बोल दिया गया कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, बल्कि हम लोग जो है कुछ सीट को हिंदू जो जॉइंट इलेक्टोरेट है उसमें से कुछ सीट को हम लोग शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर देंगे, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपको कैसे याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट में अपना बोला 1930 में, उसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वही चीज़ किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है दूसरा माइलस्टोन है कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के ऊपर, ऐसा बोलते हैं। पहला तो 1919 वाला एक्ट है, 1935 वाला दूसरा कानून था जिम्मेदार पूर्ण उत्तरदायी सरकार के बारे में। ये बहुत ही लंबा था, और 321 इसमें क्या है, सेक्शंस हैं, ठीक है, धाराएं हैं, और 10 इसमें अनुसूची थे। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका 60% से ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। तो इस एक्ट का क्या क्या विशेषता है उसके बारे में देखिए। इस एक्ट ने वही चीज़ बोला जो साइमन कमीशन ने बोला। इसने बोला कि हम जो है एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, जिसमें जो है प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस वो एरिया होता था जिसमें ब्रिटेन का गवर्नर बैठता था, जिसमें उसका डायरेक्ट कंट्रोल होता था। अब प्रिंसली स्टेट का मतलब जिसमें राजा होता था, रियासत, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, ठीक है। और ये बोल दिया गया कि जो भी सेंटर और प्रांत के बीच में जो भी शक्ति है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेडरल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। और जो रेसिडुअरी पावर होगा वो किसको दे दिया गया, वाइसराय को। याद रखिए, अभी जो रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दिया गया है, वो दिया गया केंद्र सरकार को। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो अवशिष्ट शक्ति थी वो किसको दिया गया था, वो दिया गया था वाइसराय को, ठीक है। लेकिन ये तो लागू हो गया, लेकिन जो ऑल इंडिया जो फेडरेशन बनाने की बात हुई थी वो दोस्तों लागू नहीं हुई, ठीक।
चलिए, उसके बाद देखिए साइमन कमीशन ने बोला था कि डायरकी को प्रांतों में ख़त्म कर दो, तो ये भी उसने किया कि डायरकी को प्रांतों में ख़त्म कर दिया गया और उसके जगह लाया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, याद रखिएगा। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रांत को स्वायत्ता और भी दे दिया गया। वो कब दिया गया, याद रखिए 1935 एक्ट में दिया गया। ठीक है, अब प्रांत जो है प्रशासनिक रूप से खुद से अलग से कुछ काम कर सकते थे। ठीक है, और ये बोल दिया गया कि प्रांत में भी अब जिम्मेदार सरकार होगी। अब गवर्नर जनरल है जो भी काम करेगा वो अपने मंत्रिपरिषद के सलाह से और लेजिस्लेचर के प्रति जो है उत्तरदायी रह के जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रांतों में एक्सटेंड किया गया, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया। ये दो शब्द याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब लाया गया, तो आपको याद होना चाहिए कि 1935 एक्ट में। बाइकैमरलिज्म कब लाया गया, तो 1919 एक्ट में। ये सब कीवर्ड याद रखिएगा। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्ता कब लाया गया, या फिर हम अगर बोलें तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब की गई प्रांतों में, राज्यों में, तो ये 1935 एक्ट में किया गया। ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यू रहा। फिर 1937 एक्ट में जो है ये लागू हो गया प्रांत में क्या आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। लेकिन आपको पता है उसी में कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री थी वो क्या कर दी, इस्तीफा दे दी, और वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। तो अब हम प्रांतों को जो है जो स्वायत्ता दे के रखे थे वो हम 1939 में दोस्तों ख़त्म कर दिए। ठीक है, साथ ही साथ जो डायरकी था वो प्रांत पे तो ख़त्म कर दिया गया था, सेंटर पे डायरकी लेके आ गया था, जिसमें वही बात था कि लिस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल लिस्ट को रिजर्व लिस्ट में और ट्रांसफ़र लिस्ट में, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया कि रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफ़र लिस्ट क्या क्या किसको बोलते थे। साथ ही साथ बाइकैमरलिज्म लाया गया। देखिए सेंटर लेवल पे जो बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनात्मक लाया गया वो लाया गया 1919 एक्ट में। प्रांत के लेवल पे जो बाइकैमरलिज्म लाया गया द्विसदनात्मक वो लाया गया किसमें, 1935 वाले एक्ट में। और सभी प्रांतों में नहीं, एक टोटल 11 प्रांतों में से मात्र 6 प्रांतों में, मतलब बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में उनको जो है बाइकैमरल मतलब द्विसदन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको जो है प्रांतों पे अभी भी काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्शन था, काफ़ी हद तक प्रतिबंध था। ठीक है, प्लस साइमन कमीशन ने बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ाओ, तो इसने क्या किया, शेड्यूल्ड कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, और इसी के विरोध में गांधी जी जो है हंगर स्ट्राइक ये सब किए थे। ये हालांकि मैकडोनाल्ड तो अनाउंस कर दिया था और गांधी जी और अम्बेडकर में साइन भी हो गया था कि हम डिमांड नहीं करेंगे, फिर भी देखिए अंग्रेज इतना बदमाश था साला, 1935 में कानून लाया, फिर भी उसको इसमें शामिल कर दिया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है हम शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है, और महिला के लिए और जो है वर्कर के लिए लेके आएंगे। फिर जो काउंसिल ऑफ इंडिया हम बनाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, उसको ख़त्म कर दिया गया, वो अब बॉडी काम करना बंद कर दिया। प्लस हमने वोटिंग के अधिकार को थोड़ा सा बढ़ाया, वोटिंग का अधिकार दिए थे 1919 एक्ट में, जब हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन लेके आए थे तब उसको और भी बढ़ाया, और जितनी भी जनसंख्या भारत की थी उस समय उसके 10% लोगों को वोटिंग का जो अधिकार दिया गया। साथ ही साथ इसी एक्ट में हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया, भारत रिजर्व बैंक भी बनाया, जो आपका मुद्रा करेंसी जो है और क्रेडिट का काम देखरेख करेगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरू में जो बना था ये प्राइवेट संस्था था, हमने इसके बारे में बात किया है पहले इकोनॉमी में। ठीक है, प्लस देखिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 19 वाले कानून में। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया किसमें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो तीनों संस्था बनाया गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये प्रांतीय सेवा लोक आयोग या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग, सारा चीज़ बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, प्लस एक फेडरल कोर्ट भी बना, यही फेडरल कोर्ट आगे चल के सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों बनता है। ठीक है, फेडरल कोर्ट बना, और ये फेडरल कोर्ट को हटा के सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने बनाया, याद रखिए, यही फेडरल कोर्ट आगे चल के सुप्रीम कोर्ट नहीं बना, इसको हम लोगों ने ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट आगे बनाया। ठीक है अपना, ठीक है, 1937 में। अब हम लोग लास्ट देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1947। तो देखो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उसने डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 तक भारत का पे हम जो है शासन ख़त्म कर देंगे और भारत को पावर दे के हम जो है चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब ये अनाउंस हुआ तो मुस्लिम लीग जो है पूरा विरोध किया भारत में, भयंकर। फिर जाके जून में 3 जून 1947 को ब्रिटेन की सरकार ने अनाउंस किया
कि ठीक है, कोई भी जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो भारत का संविधान सभा बनाएगा, वो उन एरिया पे नहीं लगेगा जो इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो मुस्लिम लीग खुश हो गया कि बेटा चलो संविधान सभा तो बना रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं तो हम लोग पे नहीं लगेगा। फिर जाके 3 जून 1947 को माउंट बेटन जो है ने अपना जो है प्लान रखा, जिसको बोलते हैं माउंट बेटन प्लान, और यही प्लान जो है आगे चल के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये किया गया कि ये बोला कि ब्रिटेन का जो है शासन है वो ख़त्म हो जाएगा और इंडिया जो है उसको इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र और सोवरेन स्टेट बन जाएगा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसने बोला कि 2 देश बनाएंगे हम, इंडिया बनाएंगे, ठीक है, और एक पाकिस्तान बनाएंगे। और ठीक है, और उनको अधिकार दे दिया गया इंडिया और पाकिस्तान को कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रमंडल है वो उनसे अलग हो सकते थे, ये उनको अधिकार दे दिया गया। ठीक है, प्लस वाइसराय का जो पद था वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, वाइसराय का पद था वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जो जो ब्रिटेन की रानी अपॉइंट करती थी, और ये बोल दिया गया कि ब्रिटेन का कोई कंट्रोल नहीं होगा भारत पे और ना ही पाकिस्तान पे। ताकि साथ ही साथ जो संविधान सभा था वो उसको पावर दे दिया गया। देखिए, संविधान सभा बना था कब? कैबिनेट मिशन के तहत बना था। ये आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो 1947 एक्ट के तहत नहीं बना था, ये बना था कैबिनेट मिशन के तहत। तो बोल दिया गया कि जो संविधान सभा बना है पहले, उसको पावर दे दिया गया कि वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है बनाए। जो भी कानून पहले ब्रिटेन ने बनाया है भारत के लिए, उसको अगर रद्द करना है तो वो रद्द कर सकती है। इस पर ब्रिटेन का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये बोला गया कि ब्रिटेन जो संविधान सभा जो हमारा है पाकिस्तान का या इंडिया का, ठीक है, वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती है वो बनाए। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन बन के नहीं आता है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वही जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करेगा, जब तक नया जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं होता है तब। ठीक है, साथ ही साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद था, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दोस्तों पद था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और ये वाला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पावर था पद का, उसको किसको दे दिया गया? तो कॉमनवेल्थ जो अफेयर मंत्रालय का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पहले का जो पावर था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को पावर दे दिया गया ब्रिटेन में राज्य सचिव के पद का। ठीक है, साथ ही साथ ये बोल दिया गया कि ब्रिटेन जो है 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन का कोई भी कंट्रोल जो है भारत के प्रांतों पे, जो है भारत के आदिवासी क्षेत्र पे या फिर किसी भी क्षेत्रों पे, रियासत पे ब्रिटेन का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ब्रिटेन कोई भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगा, सभी हस्तक्षेप को हम समाप्त करते हैं। साथ ही साथ ये बोल दिया गया कि जो भारत के देसी रियासत हैं उसको बोल दिया गया कि आप चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हैं। आप पे मेरा कोई कंट्रोल, मतलब इंग्लैंड का कोई कंट्रोल नहीं होगा। देसी रियासत जो करना चाहता है वो करे, चाहे स्वतंत्र रहना चाहता है स्वतंत्र रहे, भारत को ज्वाइन करना चाहता है भारत को ज्वाइन करे, या फिर इंडिया को ज्वाइन करना चाहता है या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता है या पाकिस्तान को ज्वाइन करे। साथ ही साथ ये बोल दिया गया ये 1935 वाला जो कानून है वो लगेगा जब तक नया कानून बन के नहीं आता है तब। ठीक है, पहले जो ब्रिटेन का राजा था उसको वीटो करने का अधिकार था कि कोई भी कानून जो इंडिया में लागू था उसको वीटो वो कर सकता था, लेकिन अब वीटो का भी जो पावर है वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब ये पावर जो है वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल जो है ये काम करेगा, लेकिन अपने मन से नहीं, भारत का जो कैबिनेट होगा उसके मदद से। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था दोस्तों, ठीक है, उसको जो है बना दिया गया हेड ऑफ़ द स्टेट, लेकिन सिर्फ ये नाम का। और लास्ट में हम देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ख़त्म करके प्रेसिडेंट का पद को बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, प्लस अब जो है ब्रिटेन की रानी भारत की रानी नहीं कहलाएगी, ऐसा बोला गया। ठीक है, साथ ही साथ ये बोल दिया गया कि कोई भी सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट अब हम सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है जो पहले बनाया गया था 1858 में, वो अब कुछ नहीं करेगा, अब सारा पावर इंडिया अपने हिसाब से करे। ठीक है, तो जब जैसे ही 14-15 देश हुआ, भारत को आज़ाद मिल गया और 2 देश बना, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना आज़ादी के बाद, और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के पहले प्रधानमंत्री का शपथ लिए। ठीक है, और जो भारत का जो वही जो संविधान सभा था जो 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत बना था, वही भारत का पार्लियामेंट भी 1946 में बन गया।
ठीक है, समझ में आया। तो जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनी, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव होगा 1950 में। तो 1946 से लेके अभी देश आज़ाद हुआ नहीं, 1946 जब, लेकिन ये बोल दिया गया कि ठीक है हम आपको जो है, अब क्योंकि पहले अनाउंसमेंट हो गया था ना, ये अब ब्रिटेन जो है धीरे धीरे छोड़ देगा। तो जब देश हमारा आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। तो ये जो टेबल है वो आप एक बार याद कर लिएगा कि अंतरिम जो गवर्नमेंट है उसमें कौन सा पद किसका था। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, क्योंकि प्रेसिडेंट अभी भी कौन होगा, लॉर्ड माउंट बेटन होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, हाउस और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद फूड एग्रीकल्चर, जॉन मट्थई इंडस्ट्री एंड सप्लाई, जगजीवन राम लेबर श्रम, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, CH भाभा वर्क माइंस एंड पावर, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आपका मुस्लिम लीग के अंदर में, अब्दुल राब निस्तार पोस्ट रेलवे पोस्ट एंड एयर, अरुणा असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सी राजगोपालाचारी एजुकेशन, आई चुंदरीगर कॉमर्स, घशनाफर अली खान हेल्थ, जोगिंदर नाथ मंडल लॉ। तो ये था। तो ये जो थे दोस्तों ये सब वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उसके हेड वाइस प्रेसिडेंट थे और वाइसराय जो था हेड था। फिर जाके फर्स्ट कैबिनेट बनता है, ठीक है, पहला कैबिनेट बनता है 1947 के बाद, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। एक्सटर्नल अफेयर, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के मंत्री, सरदार पटेल अभी भी होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, कोई चेंज नहीं, बस यहाँ पे चेंज हुआ है। पहले सी राजगोपालाचारी आपका जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे जब इंटरिम गवर्नमेंट में, लेकिन पहली बार जब कैबिनेट बनी, ठीक है, स्वतंत्र भारत का, तो उसमें जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री, वो थे आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। जॉन मट्थाई पहले उनका जो है कोई रोल नहीं था इसमें इंटरिम में, लेकिन इसमें रेलवे ट्रांसपोर्ट दिए, उसमें लियाकत अली खान था फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्री। अब जो है RK शनमुगम सेठी बने, BR अम्बेडकर उसमें जो लॉ मंत्री थे वो ये था हमारे जोगिंदर नाथ मंडल, अब BR अम्बेडकर बन गए, ठीक है। उसके बाद जगजीवन राम पहले भी लेबर मंत्री थे, अभी भी जगजीवन राम जो है आपका लेबर मंत्री हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। उसका डिफेंस मिनिस्ट्री सरदार बलदेव सिंह थे पहले, अभी भी देखिए सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री थे, कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री चेंज हो गया है, अब राजकुमारी अमृत कौर आ गई है, पहले हमारे गजनाफर अली खान थे, मुस्लिम लीग के होंगे ये, ठीक है। फिर CH भाभा कॉमर्स मिनिस्ट्री पहले भी थे अभी भी थे, रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री नया बन गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री एंड सप्लाईज वाला, VN गडगिल वर्क्स माइंस एंड पावर पहले भाभा के अंदर में था। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट दोस्तों चैप्टर नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो आज का लेक्चर बस आज छोटा होगा, एक लेक्चर और आपका रात में आ जाएगा, ठीक है। कल से हम लोग थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे और कल से आपका 3-4 लेक्चर डेली करेंगे दोस्तों। तो ये लंबा फर्स्ट चैप्टर था, थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसको हमने आज थोड़ा सा किया। कल जो है हम लोग थोड़ा इसको एक्सटेंड करेंगे और कल आपको लंबा क्लास लेंगे, और सैटरडे संडे को लंबा क्लास होगा, जो भी बचे हुए पोर्शन होंगे वो कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक वीक में हम लोग को एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो लेक्चर है वो आपको आज 1 बजे के आसपास दोपहर में दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। और कल का क्लास थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, 4 से 5 3 से 4 घंटे का, और 1 वीक में हम लोग जो है कंप्लीट कर देंगे आपका एक सब्जेक्ट, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।